स्वदेशी जागरण मंच पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी साथियों को एवं सभी आत्मीय बंधुओं को मेरा प्रणाम। जैसा कि स्वदेशी जागरण मंच पूर्वी उत्तर प्रदेश विभिन्न विषयों को लेकर इस प्रकार से लाइव फेसबुक पर लोगों के विचार जानने का और स्वदेशी को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, स्वदेशी अवधारणा भारत की आत्मा है, इसको लेकर चर्चाएं प्रारंभ की हैं। मैं उन सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया है। वास्तव में जो आज मुझे विषय मिला है वह विषय सतत विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था। सतत विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, इन दोनों के बीच में क्या सामंजस्य है और सतत विकास की अवधारणा किस प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था से ही पूरी हो सकती है, इस पर मैं अपना कुछ विचार आज आप लोगों के सामने रखूंगा। वास्तव में जो सतत विकास की अवधारणा है, यानी इसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में बहुत सारे नाम से इसे हम जानते हैं। धरणीय विकास इसे कहते हैं, संपोषणी विकास कहते हैं, निरंतर चलने वाला विकास भी कहते हैं, टिकाऊ विकास भी कहते हैं। वास्तव में ये विकास की अवधारणा, सबसे पहले ये जो शब्द है सतत विकास की अवधारणा, 1987 में एक रिपोर्ट आई थी जिसे हम वर्टन लैंड आयोग द्वारा जो रिपोर्ट थी उसमें यह अवधारणा आई थी। आप सब जानते हैं कि पूरे विश्व के सभी राष्ट्र विकास की यात्रा में इस प्रकार का विकास चाहते हैं जिससे कि वह विकास टिकाऊ हो और आने वाले भविष्य के पीढ़ियों के लिए भी उपयोगी हो। इसी को दृष्टिकोण में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहले एक मिलेनियम गोल कर ऐसा 8 मिलेनियम गोल और उससे 18 संबद्ध गोल तय किए, जो कि 2015 तक लागू थे और जिसे सभी राष्ट्रों को अपने अपने यहाँ पर लागू करना था। परंतु सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने पेरिस में जो सम्मेलन हुआ उसमें तय किया है, जिसमें कुल 17 लक्ष्य और 169 विशिष्ट लक्ष्य तय किए गए हैं, जिसके लिए सभी राष्ट्रों को अपने यहाँ प्रयास करना है। वास्तव में जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो 17 लक्ष्य हैं जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने सभी राष्ट्रों के लिए, पूरे विश्व के लिए दिया है, जब हम उन लक्ष्यों की तरफ देखते हैं तो ध्यान में आता है कि वो वही लक्ष्य हैं जो भारत आदिकाल से, अनादिकाल से भारत में भारतीय अर्थव्यवस्था या कर सकते हैं भारतीय अर्थनीति के मूल में रही है। वास्तव में जो पहला उसमें लक्ष्य तय किया गया है वह पहला लक्ष्य गरीबी उन्मूलन का है। गरीबी उन्मूलन और गरीबी निर्धनता पूरे विश्व के लिए एक चुनौती है और एक कह सकते हैं मानवता के लिए कलंक भी है। यह है गरीबी उन्मूलन, किस प्रकार से गरीबी पूरे विश्व से मिट जाए, ऐसा करके प्रथम लक्ष्य के रूप में सस्टेनेबल डेवलपमेंट में तय किया गया। दूसरा, भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा दूसरे लक्ष्य के रूप में तय है। स्वास्थ्य सुरक्षा एवं स्वस्थ जीवन, यह तीसरे लक्ष्य के रूप में तय किया गया है। समावेशी, न्याय संगत, सभी को सीखने का बराबर अवसर प्राप्त हो, ऐसा चौथे लक्ष्य के रूप में। पांचवें लक्ष्य के रूप में लैंगिक समानता की बात कही गई है। स्वच्छता एवं स्वच्छ जल उपलब्धता की बात, सस्ती और विश्व स्तरीय आधुनिक और कह सकते हैं परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत है उसके बढ़ावे की बात कही गई है।
पूर्ण एवं उत्पादक रोजगार कैसे उपलब्ध हो, इसके लिए लक्ष्य तय किया गया है। लचीले ढांचे और सतत औद्योगिकरण की बात 9वें लक्ष्य के रूप में, और 10वें लक्ष्य के रूप में देश के भीतर और बाहर जो असमानताएं हैं, यानी दो राष्ट्रों के बीच में जो असमानताएं हैं, और साथ में एक देश के अंदर विभिन्न राज्यों, विभिन्न क्षेत्रों में जो असमानताएं हैं, यानी जो कह सकते हैं हैव हैज हैव नॉट, यानी विषमता, आर्थिक विषमता का जो अंतर है उसको समाप्त करना। 11वें लक्ष्य के रूप में टिकाऊ शहर, जो शहर हैं वहां पर इस प्रकार से टिकाऊ विकास हो और वहां मानव बस्तियों का इस प्रकार से निर्माण हो जहां पर कि लोग अपना जीवन एक यथोचित तरीके से जी सकें। फिर 12वें लक्ष्य के रूप में अस्थायी खपत, उत्पादन पैटर्न की सुनिश्चितता। 13वें लक्ष्य में जलवायु परिवर्तन। 14वें लक्ष्य में समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपयोग। 15वें लक्ष्य के रूप में जैव विविधता, जंगल भूमि का क्षरण न हो इसके लिए प्रयास। 16वें लक्ष्य के रूप में समावेशी समितियां, जिन्हें जवाबदेह बनाना है। और 17वें लक्ष्य के रूप में वैश्विक भागीदारी को पुनः निश्चित करना, यानी वैश्विक भागीदारी को पुनः निश्चित करना, जो एक दूसरे के बीच में, जिसको हमने अपने भारत की संकल्पना में उसे हम वसुधैव कुटुंबकम के रूप में कहते हैं, यह वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना, यह 17वें लक्ष्य के रूप में लिया गया है। इसी से जुड़े हुए कुल 169 जो है तो कह सकते हैं कि उप लक्ष्य लिए गए। मैं बात इसकी नहीं करना चाहता कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो लक्ष्य लिया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, जिसे पूरे विश्व के लोगों को अपने यहाँ लागू करना है। वास्तव में जब हम इन लक्ष्यों की गहराई तक जाएं और इसको समझने का प्रयास करें तो फिर ध्यान में आएगा कि यह लक्ष्य आखिर पूरा कैसे होंगे। वो किसी भी राष्ट्र के लिए हो, वहाँ की हर जगह यही परिस्थितियां हैं, परंतु मैं जब भारतवर्ष और भारत में रहने वाला हूँ तो मुझे ये ध्यान में आता है, ये ध्यान करना चाहिए कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। भारत की अर्थव्यवस्था आप सब जानते हैं कि 68% अभी भी हम रूरल एरिया में हमारे लोग रहते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था देश की आत्मा है। स्वराज के साथ साथ कैसे हम स्वदेशी की बात करते हैं, ये हमारे जब भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन चल रहे थे उसी समय से चलता है। और जब मैं इस समय बात करता हूँ कि इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें गरीबी उन्मूलन की बात कही गई हो, जिसमें खाद्य सुरक्षा, स्वस्थ जीवन की बात कही गई हो, जिसमें सबकी भागीदारी की बात कही गई हो, जिसमें ऐसे विकास की बात कही गई हो जो क्लाइमेट को नियंत्रित कर सके, यानी जलवायु को भी ध्यान में रख के कही गई हो, संसाधनों के समुचित उपयोग की बात कही हो, जब ये सब ध्यान में आता है तो आज के समय में और यह परिस्थितियां जो इस समय देश के सामने खड़ी है उसको जरा सोचने की जरूरत है। आज हम इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में, वैश्वीकरण के दौर में जी रहे थे, लेकिन एक छोटी सी घटना, या कह सकते हैं महत्वपूर्ण घटना, छोटा सा एक वायरस कोरोना जैसा आया और आज पूरे विश्व के सभी राष्ट्रों के सामने एक चुनौती खड़ा कर दिया। विज्ञान की प्रगति एक पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया। लोगों के विकास की गति थी, विकास का जो आज मापदंड था, जो औद्योगिकरण का जो स्वरूप था, जो कह सकते हैं विकास की धारा बह रही थी, उस विकास की धारा में एक नया प्रश्न खड़ा हुआ है। इस कोरोना जैसे महामारी के समय में कौन सुरक्षित है, कौन जो है सरवाइव कर पाएगा, कौन सरवाइव कर रहा है, तब ध्यान में आता है जिसकी अपनी बचत थी, जिसका अपना था, यानी जिसका स्व था, जिसके पास अपने संसाधन थे, जिस देश ने अपने यहाँ जो उत्पादन करने की क्षमता डेवलप की थी, जो अपने ही कह सकते हैं संसाधनों से जी सकता था, वही इस परिस्थिति में अपने को खड़ा पा रहा है। फिर ध्यान में आता है, फिर
दूसरी तरफ वैश्विक परिदृश्य में आज जो परिस्थितियां हैं, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को किस प्रकार से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत को पालन करते हुए हम बड़े हैं और संप्रभुता की बात अपने पूरे विश्व पे ठोकने की बात करता है, सब वर्चस्व की बात जब करता है, तो ऐसे दशा में फिर ध्यान में आता है कि नहीं, हमारा अपना गणतंत्र नहीं हुआ, हमारी अपना पद्धति नहीं हुई, हमारे अपने कह सकते हैं कि प्रणालियां या पद्धतियां सिस्टम नहीं डेवलप हुआ, तो निश्चित रूप से इस वैश्विक जो परिस्थितियां आज उत्पन्न हो रही है वहां पर हम अपने को विकास की धारा में आगे नहीं बढ़ा सकते। आज जरूरत महसूस हो रही है, आज ये जरूरत महसूस हो रही है कि पुनः स्वदेशी को पुनः जागरण किया जाए। स्वदेशी की भावना जो भारत की आत्मा भी है, भारत का प्रकाश है, भारत का चैतन्य है, यह पुनः जागृत हो और हम उस स्वदेशी की अवधारणा पर आगे बढ़कर काम करें। जब हम थोड़े गांव की परिदृश्य में चलते हैं, भारतवर्ष का ग्रामीण परिदृश्य हम देखते हैं, तब वहां ध्यान में आता है कि क्या है गांव। जब हम बात करते हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की, तो हम बात करते हैं कि वहां की मूल चीजें क्या हैं। तब वहां ध्यान में आता है कि वहां मूल चीज जो है वो है कृषि। वहां क्या है? पशुपालन, कुटीर और लघु उद्योग, और हमारे बहुत सारे मजदूर भाई भी, श्रम वहां पर दिखता है। अब इनके लिए कौन सा अर्थ नीति बनाई जाए, कौन सा ऐसा मॉडल, आर्थिक मॉडल हो जो इनके सबके, जो हमारे 68% भारतीय गांव में बसते हैं, उनके जीविका के साथ साथ, यानी हम लोकल के साथ साथ, और कैसे हम वैश्विक जो है अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित कर पाएंगे, उन्हीं को लेकर कैसे कर पाएंगे, यह आज एक चुनौती के रूप में हमारे सामने है। हम जब बात करते हैं, जब हम प्राचीन काल से चले, तो आप महसूस करते होंगे भारतवर्ष का जब स्वरूप देखेंगे, भारतवर्ष लंबे समय तक गुलाम रहा, लंबे समय तक बाहरी आक्रांताएं यहाँ आए और देश के अर्थव्यवस्था को देश के वैभव को समाप्त किया। भारतवर्ष एक समय ऐसी स्थिति थी, विश्व का सिरमौर भी था। ये सिरमौर केवल आध्यात्मिक ज्ञान के कारण से नहीं, अपनी कह सकते हैं अपने ज्ञान के कारण से नहीं, अपनी आध्यात्मिकता के कारण से नहीं, अपने दर्शन के कारण से नहीं, आर्थिक रूप से भी पूरे विश्व का गुरु था। यहाँ के लोगों ने पूरे विश्व के व्यापार में 1/4 हिस्सा और 30% तक लगभग पूरे विश्व के जितना भी व्यापार होता था उसमें हिस्सेदारी भारतवर्ष की हुआ करती। फिर हम कहाँ पिछड़ गए, फिर हम कैसे यहाँ आ गए कि आज पूरे विश्व में हमारी भागीदारी 1% के आसपास पहुंच गई। ये सोचने का विषय है, ये समझने का विषय है। एक समय था जब मुगल का हुआ, उस समय जमींदारी जागीदारी चरम पर थी, परंतु गांव का संगठन थोड़ा बचा हुआ था। लेकिन जब ब्रिटिश काल आया, ब्रिटिश काल में हमारे गांव की जो दुर्दशा हुई, गांव के जो संगठन है वो समाप्त कर दिए गए। किसानों से लगा वसूली, उनको संरक्षण देने की बात समाप्त कर दी गई। लघु और कुटीर उद्योगों को तो पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। हम सब जानते हैं भारत का टेक्सटाइल, भारत के बहुत सारे लघु और कुटीर उद्योगों के सामान पूरे विश्व में निर्यात होते थे और उसी में हमारी विश्व की भागीदारी भी तय होती थी। परंतु ब्रिटिश काल में इसी कारण से जब आप देखें तो उस समय जब आंदोलन प्रारंभ हुआ तो गांधी ने यह कहा कि हमको स्वदेशी लाना पड़ेगा, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन भी चलाया। और बार बार गांधी जी बार बार कहते थे कि भारत की जो आत्मा है वो गांव में है, गांव के ही विकास से ही भारतवर्ष का विकास होना है। यह बार बार गांधी जी भी अपने हर बात में कहते थे। यही नहीं, जब हम बात करते हैं विकास की इस धारा में, तो ध्यान देना पड़ेगा कि हम कैसा सोच रखते हैं, हम किन बातों की बात करते हैं। तो हम सब भारतीय भारत को एक ऐसी भूमि मानते हैं जो हमारी माता है। हम कहते हैं भारत भूमि है,
पुत्रो अहम पृथिव्या, यानी भारत हमारी माता है, हम उसके पुत्र हैं। फिर हम ये भी कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम यही कहते हैं कि ईशावास्यम, अ, ईशावास्यम, यानी जहाँ जहाँ पर चैतन्य है वहाँ हम हैं, ऐसा हम कहते हैं। ये हमारी सोच, हमारी अपने कह सकते हैं तरीके, अपने तरीके से हमने विकास की धारा चलाई थी। परंतु जब विदेशी आक्रांताओं ने यहाँ गड़बड़ किया, उन लोगों ने यहाँ के लघु और कुटीर उद्योगों को चौपट किया, तब सारी स्थितियां बदली। जब हम आज की बात करें, वर्तमान समय में बात करें, तो हम बात करते हैं तो लगता है कि आज जब जीडीपी में पूरे कह सकते हैं सकल घरेलू उत्पाद में एक समय था कृषि का योगदान सर्वाधिक हुआ करता था, आज हम उसको 16% तक सीमित हो गए। हमारी जो खेती है, आज हम खेती देखें तो वो है वैज्ञानिक खेती की तरफ दिखती है। आज हम बात करें तो यहाँ कैसे हैं, कृषि क्षेत्र में जो नौजवान लगे हैं वो उसमें कह सकते हैं 500 मिलियन लोग लगे हुए हैं, जबकि जरूरत केवल केवल 40 मिलियन लोगों की जरूरत है। फिर भी 500 मिलियन लोग इसमें लगे हैं। जोत की आकार, जो जोत का आकार है बहुत छोटा है। लोग यहाँ बात करें तो यहाँ एवरेज जोत जो है वह 0.1 हेक्टेयर ही है। हम वहाँ की अगर गांव की आय की बात करें तो अगर गांव की आय की बात करें तो उसमें कृषि से कुल 47% आय हो रही है। नॉन फार्मिंग बिजनेस है वो 8% है। वेजेज और सैलरी के रूप में जो श्रमिक वहाँ हैं, काम करते हैं गांव में, 32% आय है। वहाँ जो लाइव स्टॉक है उनसे कुल 11.9%, इस प्रकार से अगर हम बात करें वहाँ खर्च होता है। यही नहीं, गांव में आज जो परिस्थितियां हैं वो किस प्रकार से वहाँ लोग निर्धनता की जीवन और ग्रामीण हम कह सकते हैं ऋणग्रस्तता का जीवन जी रहे हैं, यह संकट का विषय है। हम इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं, यह आज का एक चैलेंज है। जब हम एक तरफ पूरे विश्व में सतत विकास की अवधारणा को लेकर और उसके लक्ष्य को लेकर पूरा विश्व कार्य कर रहा है, और दूसरी तरफ हम उस दिशा में आगे बढ़ने का जब सोच रहे हैं, तो ध्यान में आएगा, बार बार ये ध्यान में आता है कि हम भारत में सतत विकास की अवधारणा को कैसे पूरा कर सकते हैं। तब ध्यान में आएगा कि हमको वह बैलेंस ग्रोथ मॉडल अपनाना पड़ेगा, और उस बैलेंस ग्रोथ मॉडल में हमारा जो मूल होगा वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही होगा। इसकी आज आवश्यकता है। आज जो औद्योगिकरण और नगरीकरण भारतवर्ष में विकास की स्वतंत्रता के बाद हम कह सकते हैं जो यात्रा हमारी 70-72 वर्ष की चली है, इस यात्रा में हम औद्योगिकरण का जो स्वरूप भारतवर्ष में खड़ा हुआ है, जो नगरीकरण का स्वरूप खड़ा हुआ है, वो वास्तव में भारत की आत्मा को समाप्त कर रहा है। हम यहाँ बात करते हैं तो किस प्रकार के बैलेंस अप्रोच की जरूरत है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ऐसे लोगों को जो जिस काम में दक्ष है उसको उस काम में लगाने की ज्यादा जरूरत महसूस होती है। आज हम आज बात करें तो बैलेंस अप्रोच में कह सकते हैं कि जीरो बेस बस्टिंग, यानी जहां आवश्यकता है इसकी आवश्यकता महसूस होती है। और यही नहीं, तो कॉमर्स के प्रोफेसर हैं तो इस नाते ध्यान में आता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, जवाबदेहिता की बात होती है। इस प्रकार की अवधारणा को हमको बैलेंस ग्रोथ मॉडल में लेना पड़ेगा। जब हम बात करते हैं ये तो पूरे देश के संदर्भ में बातें लागू होती हैं, लेकिन हमारा वास्तव में जो समाधान है वो समाधान हमारे गांव से, और गांव में कैसे ये हमारा किसान और कैसे वहां पर रहने वाला मजदूर, कैसे वहां रहने वाले लोग समृद्ध हो सकें, कैसे वहां के लोग में कह सकते हैं कि खुशहाली आ सके और वो निर्धनता बेरोजगारी से दूर जा सके, उससे निकल सके। इसके लिए कुछ, वैसे तो बहुत सारे चर्चाएं पूरे देश में अलग अलग प्लेटफार्मों से अलग अलग तरीकों से होती है, फिर भी कुछ उन्हीं सब बातों में से कुछ बात ध्यान में आती है
कि इसको अगर हम ज़्यादा जोर दें तो शायद आने वाले समय में ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। जैसे हम बात करते हैं गांव में जो खेती हो रही है, खेती का जो जोत का स्वरूप है बहुत छोटा है। वहाँ पर हमने कहा अवैज्ञानिक तकनीकें उपयोग हो रही हैं। वहाँ पर जो हम ट्रेडिशनल तरीके से काम कर रहे हैं, यह इसको अगर हम कलेक्टिव फार्मिंग यानी सामूहिक खेती के रूप में विकसित करने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से कुछ उत्पादन के स्तर में भी वृद्धि होगी, हमारे जमीनों का अधिक उपयोग भी होगा, कम लागत आएगी और जो विपणन है, मार्केटिंग है, वो भी कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से संभव होगा। यही नहीं, जब हम सामूहिक खेती का भाव लेके चलेंगे तो वहां पर वित्तीय सहयोग भी और प्रकार से मिल सकता है। तो कलेक्टिव फार्मिंग, इसमें गांव के ही जो छोटे छोटे किसान हैं अपनी जमीनों को एक साथ जोड़कर, आप सब जानते हैं कि भारत की भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में होने के नाते गांव में उस पर ठीक तरीके से हम कर सकते हैं कृषक का वाला काम नहीं कर पाते और ना ही हम सही उत्पादन ले पाते हैं। कारण मेड़ों में तमाम प्रकार के संसाधनों का वहां तक पहुंच भी नहीं हो पाती है। इस नाते जरूरत है आज गांव में, ग्रामीण परिवेश में, अर्थव्यवस्था में कलेक्टिव फार्मिंग। आज हम बात करते हैं जो क्लस्टर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। उत्पादन कहीं होता है और उपभोग कहीं होता है। आज की दशा में अगर सबसे बड़ा मुझे लगता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लोग या क्यों उसी गरीबी में फंसे हैं, तो लोग यहाँ पर जो समस्या है वो यही है कि उत्पादन होगा बॉम्बे में और उपभोग करेंगे लोग गोरखपुर के एक गांव में। क्यों? बार बार यही पंडित दीनदयाल जी भी यही कहते थे, गांधी जी का भी यही कहना था। दीनदयाल जी कहते थे कि हमको स्थानीय उपभोग के आधार पर उत्पादन करने की जरूरत है और उत्पादन वहीं होना चाहिए जहां उस उपभोग की आवश्यकता है। अब उत्पादन कहीं और होगा और उपभोग की दूरी जितना अधिक होगी, बीच में बिचौलिए आएंगे, निश्चित रूप से शोषण होना स्वाभाविक है। फिर लागतों का एक अलग कह सकते हैं एक अलग समूह खड़ा जाता है, या कह सकते हैं लागतों का आकार बढ़ जाता है जब हम कोई वस्तु जो पैदा होती है यहाँ, रॉ मटेरियल यहाँ हो रहा है और इंडस्ट्री लगी हुई है दूर, तो वहाँ तक जाने में उस रॉ मटेरियल में जो खर्चे आते हैं पुनः वो जब उपभोग के लिए आता है, तो इस प्रकार से क्लस्टर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बहुत जरूरत है। काटन, शुगर केन कह सकते हैं, जो गेहूं के उत्पादन होते हैं, आप जरा देखिए प्रचलन में है आजकल। हम ये नहीं कहते कि स्वदेशी की बात जब करते हैं, जब हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो हम युग के अनुसार अपने को बदल करने की बात नहीं करते हैं। वास्तव में जब कोई स्वदेशी की बात करता है, जब कोई जो है स्वदेशी की बात करता है, तो वो उसको रूढ़वादी कहते हैं। लोग कहते हैं कि ये परिवर्तन विरोधी है। जब स्वदेशी की बात करेंगे तो कहेंगे कि ये विश्व में अपने को कैसे खड़ा कर पाएंगे। लेकिन वो जो आज इस प्रकार की भाषा बोलते थे, कुछ नहीं, थोड़े ही समय में एक वायरस ने उनके मन को भी बदला है। आज वो भी लग रहा है, आज इस बात के लिए तैयार हो गए कि नहीं, हमको आत्मनिर्भर बनना है और हमको अपना स्व जगाना है, स्वदेशी जगाना है। अब आज उनको भी लग रहा है। ऐसे में मुझे लगता है कि जो क्लस्टर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज वहीं लगाए जाएं, जहां पर जिस चीज का उत्पादन होता है वहीं उनकी प्रोसेसिंग की यूनिट लगे, तो लागतें भी कम आएंगी और वहां के लोगों को उस काम को करने में और भी बल मिलने वाला है। कारण एक तो आप सब जानते हैं, टमाटर का उत्पादन हुआ, बेचारा किसान जब उत्पादन होता है तो लेकर बाजार में परेशान, टमाटर 1 रुपए किलो बिकने लगता है और कभी 60 रुपए किलो तक बिकता है। ये जो कह सकते हैं उसके इस प्रकार के दोनों के बीच में जो अंतर होता है उत्पादन के समय में,
जो कष्ट वो झेलता है और बाद में वही जो बिचौलिए हैं, जो कह सकते हैं कि धनी वर्ग है, जो इंडस्ट्रीज हैं, वो उसको अपने यहाँ प्रिजर्व करके पुनः 60 रुपये में बेचते। वो किसान को कहाँ लाभ मिलने वाला है? यदि फिर वो सोचता है जब मेरा 1 ही रुपये में बिकना है, फिर वह किस प्रकार से किसानी से जुड़ेगा? ये एक संकट का विषय है। यह है अब आलू उत्पादन करने वाला हरदोई में मैं गया, एक बार देखा वहाँ आलू के उत्पादन, ट्रैक्टरों पे आलू के बोरे लदे थे कोल्ड स्टोर में जमा करने के लिए, जगह ही नहीं थी। आलू का दाम छोड़ दीजिए, ऐसे सड़कों पर छोड़कर लोग भाग रहे थे। देख कर कष्ट हुआ। यदि वहीं पर वो कस्टर्ड इंडस्ट्रीज होती, वही प्रोसेसिंग यूनिट वहाँ होती, तो जो चिप्स के रूप में हम 500 रुपये किलो तक का और 1000 रुपये किलो तक के भी चिप्स हम खाते हैं, वही आलू उसका बेस होता है। कितनी लागत उसकी आती है, परंतु हम आज के मार्केटिंग पैकेजिंग के युग में उसको कितना दे देते हैं और कौन उसका लाभ वास्तव में कमाता है, यह आज चिंतन का विषय है। ये कस्टर्ड यूनिट की जरूरत है। विलेज डेवलपमेंट सेंटर जो वीडीसी के नाम से हम देखें तो वहाँ पर जो गांव में किसान है उसको कौन बताएगा? आधुनिक तकनीकों से कौन परिचय कराएगा? कौन जो है सरकार की तमाम योजनाओं को किसानों को कौन सही जानकारी देने वाला है? कैसे वो तमाम तकनीकों को जान पाएगा? मुझे लगता है कि विलेज डेवलपमेंट सेंटर वहां बनाना चाहिए। और विशेष रूप से कैसे ये बन सकता है? सब गांव, सब खंडों में हम कहते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर होता है। ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर को मोटिवेट किया जाए, उसको इस काम के लिए तैयार किया जाए कि वहां के स्थानीय लोगों को लेकर वो विलेज डेवलपमेंट सेंटर में अपने साथ जोड़े, जो तमाम चीजों को जानते हों और सरकार और कृषक के बीच में एक कड़ी का काम करे। मुझे लगता है कि ये विलेज डेवलपमेंट सेंटर एक बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं किसानों को, उनकी समझ को बढ़ाने के लिए, उनकी आय को बढ़ाने के लिए। यही नहीं, आज जब तकनीकी का युग है और तकनीकी के युग में ये तकनीक कोई भी जब इनोवेशन होता है तो वो उसके बहुत सारे लाभ भी होते हैं। तो तकनीकी के लाभ आज किसान बैठे बैठे जान सकता है और सरकार ने इस काल में ही सही पर यह तो तय ही कर दिया कि अब आप अपनी उपज कहीं भी बेच सकते हैं। अब किसान अपनी उपज कहीं बेच सकता है, तो किसान अपनी उपज को लेकर कहीं बेच सकता है, वहां बेचना चाहेगा जहां पर उसको जिस मंडियों में अधिक दाम मिल रहे हैं, जहां पर उसका ज़्यादा डिमांड है वहां वो ले जाना चाहेगा। और इसकी जानकारी जब आईसीटी सेंटर होंगे तो निश्चित रूप से यह उसको फैसिलिटेट करेगा कि वो अपने चीज़ों को आसानी से वहाँ बेच सके। हम बात करते हैं, बहुत दुख होता है जब कॉटेज इंडस्ट्रीज के संदर्भ में सोचते हैं, लघु और कुटीर उद्योगों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, क्योंकि गांव में जाने का हमेशा अनुभव रहता है। वहाँ जब मैं जाता हूँ तो देखता हूँ ये कि किस प्रकार से हमारे जो लघु और कुटीर उद्योगों में लगे हुए लोग हैं, कैसे उससे विरत होकर और पलायन करके, विशेष रूप से मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के ध्यान में आता है। आप सब ने भी महसूस किया हुआ किस प्रकार से इस कालखंड में बहुत सारे प्रवासी मजदूर भाई हमारे वापस आए हैं। क्या उनको यहाँ काम नहीं मिलता? ऐसा नहीं है, काम, लेकिन न स्किल है, न इंडस्ट्री है, न इनोवेशन है। आखिर ये सब करेंगे क्या? दूसरा, काटेज इंडस्ट्रीज का जो हश्र हुआ देश में वो बहुत चिंताजनक है। काटेज इंडस्ट्रीज हर अपने, ये भारतवर्ष की बड़ी विशेषता है कि हर क्षेत्र में प्रकृति ने ही ऐसा दे दिया है। भारतवर्ष की भूमि पूर्ण भूमि है, ईश्वर की भूमि है, ऐसा भूमि और यहाँ पर ऐसी संस्कृति है कि मुझे लगता है कि हर जिले की, हर गांव में,
हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ विशेष प्रकार की चीजों के बनाने का उपक्रम चलता है, और वो वस्तुएं पूरे विश्व की धरोहर भी हैं। आजकल जीआई टैगिंग की बात कर रहे हैं, लोग जीआई टैगिंग करवा रहे हैं। उसमें अब ध्यान में आया है कि किस प्रकार से बनारस की साड़ी है, अलीगढ़ का ताला है, फिरोजाबाद की चूड़ियां हैं, गोरखपुर का टेरिकोटा है, किस प्रकार से जो है सूरतगढ़ का काला नमक है, किस प्रकार से जो है जो बनारस है या जौनपुर है वहाँ के जो गमछे हैं, किस प्रकार से खैलाबाद के गमछे हैं, किस प्रकार से कौन कांटेज इंडस्ट्रीज के द्वारा, जिस प्रकार से भदोई का कालीन तो पूरे विश्व का ही एक सिरमौर बना हुआ है भदोई, लेकिन उनको कैसे समाप्त करने का षड्यंत्र देश में चला है, वो कैसे समाप्त हो जाएं, वो कैसे बड़े इंडस्ट्रीज के द्वारा वो उनके ग्रसित कर सकते हैं कि उनको कैसे निगल गए, यह सोचने का जरूरत है। उन्हें कौन संरक्षित करेगा, कौन बचाएगा, यह है बड़ा महत्वपूर्ण बात। और मुझे लगता है कि ये जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, इनको संरक्षण और प्रोटेक्शन की साथ साथ इनको कोई प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, कोई सरकार इनके साथ ना खड़ा हो, ये खुद खड़े होने वाले हैं। मैं आंध्रा के बहुत सारे भाइयों और आंध्रा की बहुत सारी बहनों को जानता हूँ, बहुत सारे तमिलनाडु की भाइयों बहनों को जानता हूँ, जिन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर वहां की स्थानीय वस्तु को ऐसी पैकेजिंग, ऐसी ब्रांडिंग की है जो आज उस परिक्षेत्र में कर सकते हैं फेमस होने के साथ साथ विश्व में भी उसका निर्यात होने लगा। अभी हाल की घटना, मैं आजकल लद्दाख चर्चा का विषय बना हुआ है, वहां एक बहन दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने के बाद, आप समझें दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश और किस प्रकार से वहाँ छात्र आते हैं, देश की युवा और कह सकते हैं ब्रेन वहाँ कैसे जाते हैं, ये समझना है। लेकिन वह बहन वहाँ जाती है, कहीं नौकरी कर सकती थी, लेकिन वह जाती है अपने उसी लद्दाख के छोटे से गांव में पश्मीना शॉल बनाने का, वहाँ की जो कलाकृतियाँ हैं उनको बनाने का जो अभ्यास, वहाँ के महिलाओं को जोड़कर आज उसके साथ 100 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, और उसकी सामग्री पूरे विश्व में विभिन्न प्रकार के पश्चिमी देशों से उसके पास ऑर्डर आते हैं और वो आज वह सप्लाई कर रही है। वो कैसे उस गांव को एक आत्मनिर्भर स्वदेशी जगह कर, कहते हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी, कैसे लोकल से वोकल और ग्लोबल बनना है, ये धारा कैसे नीचे से ऊपर जानी है, ऐसा तय करके उसने दिखाया है। ऐसे देश के अंदर हजारों मॉडल, लेकिन संकट किस बात का है? वास्तव में संकट वहां पर इस बात का है कि मार्केटिंग सेल नहीं है। यानी वहां पर वास्तव में हम कहें वो आज ऑनलाइन सेल हो रहा है। आप सब जानते हैं, अगर आपको कहीं किसी ऐसे वस्तु की जरूरत है जो परंपरागत वस्तु है, तो आज ऐसे ऑनलाइन सेलिंग करने वाले बहुत सारे ऐप हैं जो वहां की वस्तुएं आपको उपलब्ध करा देते हैं। अब वो वस्तु कैसे उनसे जुड़ना है, कैसे वो ऑनलाइन सेलिंग पूरे विश्व में कर सकती हैं बहनें, किस प्रकार से भाई गांव के हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लोग, उस कुटीर उद्योग के लोग कैसे कर सकते हैं, मार्केटिंग सेल बनाने की जरूरत है। और मार्केटिंग सेल अगर बन गया और मार्केटिंग सेल ने उनके उत्पाद को लेकर और पूरे विश्व में जहां भी जरूरत है वहां भेजने का अगर काम करने लगे, उनका अगर सामग्री बिकने लगी, तो फिर उत्पादन क्यों नहीं करें? उनको लाभ मिलेगा, फिर वो क्यों नहीं काम करेंगे, फिर वो पलायन क्यों करेंगे? एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए मुझे लगता है उनको संरक्षण और प्रोत्साहन के साथ साथ उनको उस प्रकार के मार्केटिंग सेल भी वहां डेवलप करना पड़ेगा, जिससे कि उनकी सामग्री बाहर भी आसानी से जा सके, क्योंकि उनकी पहुंच, हमारे ग्रामीण भाई की पहुंच पूरे विश्व में नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अगर जुड़ जाएं उनके साथ तो पूरे विश्व में उनके माल को पहुंचा सकते हैं। और किस प्रकार से उसकी ब्रांडिंग और पैकेजिंग करेंगे, वो पूरे विश्व के लिए विरासत या धरोहर की तरह समझा जाएगा। हम बात करते हैं बहुत सारे ग्रामीण गांव में जब जाने का अनुभव होता है तो मुझे लगता है बार बार कि गांव में गरीबी, मनरेगा एक स्कीम आई,
मनरेगा में बहुत सारे भाइयों को रोजगार 100 दिन का मिलता है, लेकिन जब गांव में जाइए तो दो प्रकार की बेरोजगारी बहुत महत्वपूर्ण दिखती है। एक तो बेरोजगारी ऐसी है जो अर्ध बेरोजगारी के नाते, और उससे खतरनाक बेरोजगारी ये दिखती है अदृश्य बेरोजगारी। अभी मैं शुरू में ही कह रहा था कि गांव में 500 मिलियन लोगों की जरूरत लगे हुए हैं लोग, और 40 मिलियन में भी काम चल सकता है। तो बाकी जो ये लोग हैं वो वास्तव में बेरोजगार ही हैं। कृषि पर इतने लोगों की आश्रितता और इतने लोग उसमें लगे हैं, वास्तव में जरूरत जितनी है उससे ज्यादा लगे होने का मतलब वो अदृश्य रूप से बेरोजगार हैं। सीजनल, मौसमी कह सकते हैं, वहां पर काम होता है, इस नाते बेरोजगारी वहां दिखती है। फिर उन समयों में उनका उपयोग कैसे हो, कैसे हम उनके लिए स्किल्ड उनको बनाकर, स्किल्ड बनाकर, और उस परिक्षेत्र की अपनी विशेषताओं को लेकर वो लघु और कुटीर उद्योग या अन्य काम करके अपनी आय के साथ साथ देश की समृद्धि के लिए भी लग सकते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट जो गारंटी स्कीम्स हैं, जो ये बेसिस लेवल पर सरकार द्वारा तो लाई गई है, लेकिन वास्तव में ये सरकार की बात मैं नहीं करता। ये एम्प्लॉयमेंट गारंटी की बात हम को तय करना पड़ेगा, जन को तय करना पड़ेगा। सरकार की भागीदारी अपनी जगह है, लेकिन हमारी जन भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये तय करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जब हम ये बात करते हैं तब वहीं पर तुरंत ध्यान में आता है कि बहुत सारे वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए जाए। ये गांव के जो बच्चे हैं, कभी कभी लगता है जब गांव में जाने का अनुभव होता है, लगता है कि ये गांव में केवल महिलाएं रहती हैं और बहनें ही रहती हैं, युवक जाया कहाँ। और ऐसा महसूस होता कि इस देश में वृद्ध कुछ घर में नजर आते हैं, युवा कहाँ गया। तो वो वही युवा जो आज पलायन करके आया है पूर्व उत्तर प्रदेश में, यही युवा दूसरे जगह जाकर काम करके वहाँ के अर्थव्यवस्था, वहाँ के धनाढ्यों के घर में धन भर रहा था। तब लगता है कि फिर इनको हम क्यों नहीं यहाँ रोक पाए। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स अगर बनाए, स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार ने बड़ा अच्छा प्रयास किया है। स्किल डेवलपमेंट दीनदयाल जी के नाम से पंडित दीनदयाल कौशल विकास योजना देश में लागू हुई है। ये वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स बने नहीं, बनाने की जरूरत जितनी ज़्यादा है उसको ज़्यादा क्रियान्वयन करने की जरूरत। उनको बहुत सारी इस प्रकार के प्रशिक्षण दिए जा सकते हैं जिसकी जरूरत उस परिक्षेत्र में है, और उस परिक्षेत्र के साथ साथ पूरे देश और विश्व की भी जरूरत। इस प्रकार से हम अपने यहाँ उन भाइयों को, मुझे कभी कभी लगता है जब कभी देखता हूँ गांव में वो युवा शक्ति जब दिखती है, लेकिन कुछ काम नहीं कर रही, कोई काम नहीं उसके पास, केवल किसी प्रकार से रात्रि होने का इंतजार और फिर सुबह होने का इंतजार चलता रहता है। उनको देखने के बाद लगता है कि अगर हम इन युवा शक्तियों को, और भारत में सर्वाधिक युवा हैं, उन शक्तियों को अगर हम चैनलाइज कर ले गए तो निश्चित रूप से देश का बहुत बड़ा भला होने वाला है। और ये तब भी संभव है जब हम स्वदेशी के प्रयास से, स्वदेशी की तकनीक से, स्वदेशी अभियान से ही संभव है। हम बात करें तो गांवों में बैंकिंग और फाइनेंशियल फैसिलिटीज है, बहुत उपलब्ध हो गई। माननीय प्रधानमंत्री ने जनधन योजना शुरू करके फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम किया। सभी बैंक में कभी नहीं जाते थे, वो जाने लगे। सब कुछ अच्छा है, बैंकिंग और फाइनेंशियल फैसिलिटीज बहुत अच्छी, लेकिन फिर वही ध्यान में आता है इसको जो लागू करने वाले होते हैं वो किसको दे रहे हैं, वो किसको दे रहे हैं, उन्हीं को लोगों को जो लगातार पाते हैं, जो वंचित हैं उनको नहीं मिल रहा है।
ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसके लिए उन बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में लगे लोगों को मन को बदलना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा उनको कि सरकार ने अभी जो स्कीम ली है कि हम स्टार्टअप इंडिया से हम अभी लघु और कुटीर उद्योगों को चलाने के लिए जो संकल्प लेते हैं उनको हम अभी बिना किसी सिक्योरिटी के हम उनको लोन देंगे। हम उनको लोन देने देने की बात कर रहे हैं, हम उनको ऋण उपलब्ध कराने की बात कर रहे हैं और कुछ समय तक ब्याज नहीं देना है। लेकिन मन की स्थिति कैसी है, ये बैंकिंग वालों की भी और लेने वालों की भी थोड़ी बहुत, बैंकिंग वालों की तो है ही है, लेने वालों की भी है। एक युवा से मिला, कहते हैं कि मैंने कहा क्या करना है, तो बहुत अच्छा है, पशुपालन के लिए सरकार लघु और कुटीर उद्योगों के लिए बहुत सारा स्कीम है, बहुत सारी योजनाएं हैं, सरकार ने एक लंबी लिस्ट बनाई है, आप बैंकों से सहयोग लो और एक काम प्रारंभ करो या काम की गति को बढ़ाओ। युवा दुग्ध व्यवसाय में लगा हुआ है, लेकिन कहता क्या है, कहता है लोन मिल रहा है ना, बिना ब्याज का मिल रहा है ना, और 4 साल तो देना भी नहीं है, अच्छा है तो मैं लेता हूँ, और क्या बनाऊंगा इससे, गाय नहीं खरीदना है, घर बनवाना है। मानसिकता की बात है। ये सोच बदल कैसे होगी, ये संस्कार आएगा कैसे, ये भी एक चुनौती का विषय है। लेकिन मॉडल अगर दिखेगा, लोग जहाँ जगह हैं, जहाँ एक गांव में एक मॉडल दिख जाए कि लघु और कुटीर उद्योग कैसे बहने, कैसे भाई मिलकर और समितियां बनाकर उत्पादन करने लगे हैं, वह गांव चल पड़ता है। केवल हर गांव में एक रोल मॉडल बनाना ही पड़ेगा। हम बात करते हैं बहुत सारे नॉन कन्वेंशनल एनर्जीज प्रोडक्शन की बात करते हैं, जो सतत विकास की अवधारणा में भी कहा गया है। अब उन स्रोतों से जो परंपरागत हैं, सूर्य रोज उदित होता है, हवाएं रोज चलती हैं, तमाम कचड़े रोज निकलते हैं, फिर इनका हम क्या इससे ऊर्जा नहीं ले सकते? और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो एक सोलर राष्ट्रों का एक समूह भी बना रखा है, और आप जानते होंगे देश के बहुत सारे हिस्सों में सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी यानी हवाओं से, जो समुद्र किनारे हैं हवाएं बहुत तेज चलती हैं, वो हवाएं बेकार न जाएं, कैसे उनसे बिजली पैदा कर रहे हैं, कैसे जो सोलर एनर्जी देश के अंदर बहुत बड़ा है, आने वाले समय में ये लगातार बढ़े, क्योंकि इससे दो काम होना है। एक तो इसमें लागत बहुत कम, दूसरा कभी नहीं समाप्त अक्षय ऊर्जा स्रोत हैं ये। और ये हमारे जो क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, जो क्लाइमेट प्रोटेक्शन की बात हो रही है, जलवायु परिवर्तन न हो, जलवायु को संरक्षित करने की बात हो रही है, उस दिशा में भी एक बहुत महत्वपूर्ण ये कड़ी हो सकते हैं। हम बात करते हैं कि जो रोड और रेल कनेक्टिविटी की बात है, सरकार बहुत जगी है, सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं। अब हमारे बहुत सारे गांव रोड और रेल से कनेक्ट हुए हैं, यानी संचार सुविधाओं से लैस हुए हैं। संचार सुविधाओं को थोड़े से और बेहतर करने की ज़रूरत है, उस संचार सुविधाओं को थोड़ा सा और अच्छा करना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि वाटर कंजर्वेशन की बात करते हैं। जल संरक्षण, जल एक बड़ी चुनौती है, और आने वाले समय में अभी क्या होने वाला है तो नहीं मैं कह सकता कुछ, लेकिन ये तो तय था कि लोग कहते थे कि जल का जो संकट है वो जल संकट ही तृतीय विश्व युद्ध का कारण न बन जाए। जल संकट पूरे विश्व का, पेय जल संकट, स्वच्छ जल, यह बड़ा संकट है। और घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में, कैसे तय होगा, ये तय करने की जरूरत है। ये समझ बढ़ाने की जरूरत है। और हम वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, वो चाहे शहर हो, लेकिन मैं गांव में भी बात करता हूँ, जिस प्रकार से हमारे भूमि में जल का स्तर नीचे जा रहा है, जिस प्रकार से हम
वाटर को कैसे रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी चुनौती हमारे लिए बनी हुई। इसको कैसे हम ठीक करेंगे? वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा। और आप सब जानते हैं, कृषि कार्य के लिए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए स्वच्छ पेयजल और हमारे कह सकते हैं लहराते हुए खेतों के लिए स्वच्छ जल कैसे मिलेगा, यह भी सुनिश्चित करना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही जरूरी है। हम बात करें तो शुरू में ही मैंने कहा, ट्रांसपेरेंट जो है, जो स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, उसको पारदर्शी तरीके से लागू करने की बात मैं कहता हूँ। पारदर्शिता बढ़ी है तकनीकी के युग में। बहुत सारे आप पिछले कई वर्षों से सुन रहे हैं कि जहाँ पर दोहरीकरण था, जहाँ पर लोग डुप्लीकेशन था, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी, अब जनधन खाते खुल गए, अब कह सकते हैं कि आधार से लिंक हो गए, पैन से लिंक हो गए, बहुत सारा कुछ ठीक हो रहा है। फिर भी अभी बैठे हुए बीच के लोग उसको नीचे तक जाने के लिए किस प्रकार से नीचे जाता है, लेकिन किसके पास जाना चाहिए, जिसको आवश्यकता है उसके पास जाना चाहिए, यह ज़्यादा जरूरी है। पारदर्शी सिस्टम सारे गवर्नमेंट स्कीम के साथ लागू हो भी रही है और होनी भी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हम बात करें मूल मंत्र, अगर वास्तव में बात करें तो सामूहिक गांव में सामूहिक चिंतन और सामूहिक कह सकते हैं सोच, जिसको हम कह सकते हैं कोऑपरेटिव्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये कैसे हम प्रमोट करें, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं जब ध्यान देता हूं तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में और जब दूसरे राज्यों में सोच कहीं जहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, वो सामूहिक जो कह सकते हैं सहकारिता से, गुजरात में सब जानते हैं अमूल कोई कंपनी नहीं है, कोई प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, सहकारी समिति है। महाराष्ट्र में बहुत सारी चीनी मिल सहकारी समितियों से चलती। देश के कई हिस्सों में कोऑपरेटिव फार्मिंग बहुत अच्छे से चल रही है, लेकिन सारे सामाजिक ढांचों में, सारे ढांचों में व्यक्ति ही रहता है, और व्यक्ति में परिवर्तन, व्यक्ति अगर में परिवर्तन नहीं हुआ, व्यक्ति अगर ठीक नहीं हुआ, व्यक्ति अगर संवेदनशील नहीं है, ईमानदार नहीं है और चरित्र रूप से ठीक नहीं है, तो कितना भी बड़ी सामाजिक व्यवस्था हो, कितना भी बड़ा तंत्र खड़ा किया जाए, सब ध्वस्त हो जाता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में बैठता हूँ या रहता हूँ, तो मुझे लगता है अरे आखिर यहाँ कोऑपरेटिव बन क्यों नहीं रही, और बनी भी तो कैसे किसी की जागीर हो गई, बहुत समस्या का विषय। व्यक्ति के जागरण का बात है यहाँ। और फिर क्योंकि मैं संघ से भी जुड़ा हूँ तो इस नाते ये ध्यान में आता है, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आदि में वसुधा का कल्याण न भूलें। यानी व्यक्ति तैयार करना है। व्यक्ति नहीं तैयार करेंगे तो निश्चित मान के चलें ये सारा कुछ गड़बड़ होना है। और ये जो सपना हम स्वदेशी स्वावलंबन स्व की संकल्पना कर रहे हैं, वो स्व कैसे शुद्ध होगा, चारित्रिक होगा, ये तय करना भी चुनौती है। हम दीनदयाल जी कहते थे कि जिस अर्थशास्त्र को मानव के समग्र जीवन और उसके आर्थिक घटकों में जितना वो ध्यान देता है, समग्र जीवन में आर्थिक घटक जितने महत्वपूर्ण हैं, उसके साथ साथ उस आर्थिक घटक के साथ साथ बहुत सारे गैर आर्थिक घटक हैं, नैतिक हैं, सामाजिक हैं। उन संबंधों का भी भान अगर नहीं होगा, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि चरित्र निर्माण की बात कर रहे थे, उसका नैतिक और भान नहीं होगा, तब तक मानव जीवन के शाश्वत कल्याण की दिशा नहीं तय हो सकती। अगर शाश्वत कल्याण की दिशा करनी है तो यह तय करना पड़ेगा। दीनदयाल जी कहते थे
दीनदयाल जी का जब चिंतन देखेंगे तो कैसे वो कहते थे कि किस जो उद्योग है और जो कृषि है वो विकेंद्रीकृत होनी चाहिए, और उद्योगों के लिए विशेष रूप से कहते वो बात करते थे, आर्थिक लोकतंत्र की बात करते थे। जब ये बात आती है लोकतंत्र की, खट से ध्यान में आता है एक वोट, एक कह सकते हैं कि हमारा एक अधिकार है, और हम एक व्यक्ति एक वोट, ये जो हर व्यक्ति की महत्ता है लोकतंत्र में। लेकिन दीनदयाल जी के मन में हमेशा ही चलता रहता था कि राजनीतिक लोकतंत्र तो अच्छा है, उससे व्यवस्थाएं बनती हैं, परंतु उससे समाज राष्ट्र नहीं खड़ा होता। समाज और राष्ट्र खड़ा होगा तो आर्थिक लोकतंत्र से ही खड़ा होने वाला है। आर्थिक लोकतंत्र का मतलब जैसे व्यक्ति को वोट का राइट है, वैसे उसे रोजगार का भी अधिकार है, और वो कौन देगा? सरकार तुरंत देने वाली, ये समाज और हम आप ही उसको उपलब्ध कराने वाले हैं। और ये कहाँ पूरा होगा सपना? ये शहरों में नहीं होगा, एक गांव में ही पूरा होने वाला है। थोड़ी बहुत बातें कुछ और, क्योंकि आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ी दीनदयाल जी की बात आ गई। गांधी जी भी बार बार ट्रस्टीशिप का सिद्धांत देते थे, जिसमें कहते थे कि जो है जो मालिक होगा वो केवल ट्रस्टी है, वो संरक्षक है संपत्तियों का, उसकी संपत्ति नहीं है। वास्तव में सारा सृजन कहाँ से किया है? और हम भी मनन करें, गहराई से सोचें। जो सब पर संपत्तियाँ आज बड़े बड़े औद्योगिक घरानों के पास, धनाढ्यों के पास हैं, वो कहाँ से किया है? इसी श्रम से। हम कहते हैं ना कि बात जब करते हैं तो लाभ से ही उन्होंने कमाया है। तो लाभ की जब हम बात करते हैं तो लाभ उत्पादन से होता है, लाभ संपत्तियों से होता है, लाभ धन स्वामित्व से होता है। लेकिन श्रम से जो लाभ होता है उसका आनंद उन्होंने उठाया। श्रम से लाभ, श्रम करने वाला कौन? लाभ, उस श्रम के लाभ को उठाने वाला कोई और ये श्रम के लाभ का जब तक वितरण सही तरीके से मुझे लगता नहीं होगा, तब तक आप ये मान के चलें कि ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था और उधर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कही जाने वाली सतत विकास की अवधारणा, ये दोनों के बीच में कहीं कोई सामंजस्य नहीं बैठने वाला है। हम बात करें, जब भारतीय चिंतन की बात हम करने लगते हैं, तब ध्यान में आता है हम व्यक्ति को एक आर्थिक मनुष्य की तरह नहीं देखते। पैसा कमाने वाला है ऐसा नहीं है, उसका सारा सुख है। और आप विश्व आज महसूस भी कर रहा है कि जीडीपी किसी भी देश के विकास का सही मानक अब नहीं रह गई। अब बात होती है ग्रास हैप्पीनेस की बात होने लगी, कैसे खुशहाल राष्ट्र, इसका भी मापन शुरू हो गया। तो जीडीपी, क्योंकि जीडीपी में 80 लोग बहुत धनाढ्य हैं, बाकी सब गरीब हैं। औसत निकालेंगे तो जीडीपी देश का बहुत अच्छा, पर कैपिटा बहुत अच्छा इनकम होने वाला है। लेकिन गरीबों की संख्या कितनी लंबी है, सोचना है। हम बात करते हैं जब व्यक्ति के आर्थिक नहीं है, बल्कि वो अब उसकी कुछ राजनीतिक पहलू भी हैं, और उससे भी ज़्यादा कुछ आध्यात्मिक और नैतिक पहलू। और यही बात जब कहते कहते आगे बढ़ते हैं, तब ध्यान में आता है कि मनुष्य जो है वो केवल शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, इसका समुच्चय है। केवल शरीर, मन और बुद्धि का ही समुच्चय नहीं। जब पश्चिम सोच कहता है, वहाँ आत्मा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, आत्मिक सुख का कोई मतलब ही नहीं। वो उपभोगवादी प्रवृत्ति का है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति का नहीं है। और ये जो उपभोगवाद और उपभोग की मर्यादा न तय करना, ये निश्चित रूप से आज विश्व को एहसास होना शुरू हुआ है कि उत्पादन की और उपभोग की सीमा, मर्यादा तय करनी पड़ेगी, अन्यथा विश्व में कुछ ठीक नहीं होने वाला है। अब जब हम बात करते हैं तो उसमें कर रहे थे आत्मा की बात। किसान से सीखिए, किसान को देखिए,
आत्मी सुख समझना हो तो वहाँ समझिए। प्रकृति, दीनदयाल जी बार बार कहते थे, मुझे भी लगता था कि आर्थिक नियम, बार बार कहते थे कि आर्थिक नियम जो भी बनाओ, उत्पादन, वितरण, विनिमय, राजस्व, सबका नियम जो बनाओ, सारे आर्थिक नियम ये तो बनाओ, ये मांग और पूर्ति के आधार पर न बनाओ, बाजार के हिसाब से न बनाओ। अगर उसी के हिसाब से बनाने लगे तो बहुत लंबे समय तक टिकाऊ विकास, जिसको हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा है, वो शायद ही मिलने वाला। इसीलिए कहते थे दीनदयाल जी कि प्रकृति और प्रकृति के नियम जो होते हैं, जो धार्मिक नियम जिसको हम कह देते हैं, ये जो प्रकृति के नियम है, प्रकृति कितना बढ़िया नियम है। कहाँ से लेती है? समुद्र से लेती है। और कहाँ वर्षा करती है? जहाँ जरूरत है। ये उससे अच्छा कौन न्याय करने वाला है? ये प्रकृति का नियम ही तो है। और इसी प्रकृति के नियम के नाते सारे राज्य अपने नियम, इस आर्थिक नियम प्राकृतिक नियमों के हिसाब से, और हर देश की अपनी एक प्रकृति भी है। दीनदयाल जी कहते थे वो देश की प्रकृति उसकी चिति कहलाती है। कोई यहाँ का नियम दूसरे देश में फिट हो जाएगा ऐसा नहीं। हाँ, जरूर वैश्विक युग में, वैज्ञानिकता के युग में कभी दीनदयाल जी ने नहीं कहा कि आपको दकियानूसी बना है, युगानुकूल बनाना है। बार बार संघ भी हमारा कहता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं स्वयंसेवक हूँ, बार बार ये कहता है हमको तकनीक के युग में तकनीकी पूर्ण भी बनना है, इनोवेटिव बनना है, नए नए आविष्कार भी करने हैं, नई खोज करनी है। लेकिन हम वही बात कि हमको किस प्रकार से अपनी धरती, अपनी माटी और अपना स्वत्व को जगाना है, कैसे इसको ध्यान में रखना है, ये बात। और फिर यह सब बात ध्यान में आती है तो स्वदेशी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तरफ अपने आप मन चला जाता है। हम बात करते हैं विपणन की, हम बात करते हैं मूल्य निर्धारण की, हम बात करते हैं जब साध्य और साधन की, तो साध्य आज उपभोग नहीं, वस्तुएं साध्य नहीं, ये साधन है। और साध्य तो सुख, और वो सुख की कल्पना मुझे लगता है कि वो भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय चिंतन में ही ज़्यादा दिखता है। और जो पूरी तरह भारत की संस्कृति थी, और इसमें हम वसुधैव कुटुंबकम की भी बात करते थे, जिसमें हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, वो आज की ज़रूरत महसूस हो रही है। छोटी सी बात, क्योंकि संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक होने के नाते संघ में बहुत सारी गतिविधियाँ चलती हैं, बहुत सारे अनुसांगिक संगठन हैं, बहुत सारे विचार हैं। थोड़ी सी बात मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ एक गतिविधि, और मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधि है, ग्राम विकास की। और ग्राम विकास की जब हम बात करते हैं, हम कैसे किसी गांव को देखते हैं, और उस देखने का हमको एक प्रकार से पद्धति डेवलप करनी पड़ेगी, एक प्रकार से हमारे मस्तिष्क मन में बनाना पड़ेगा। तो हम जब देखते हैं तो वहाँ ध्यान में आता है, वहाँ जो है कुल संपदाएं कैसी दिखती हैं। सप्त संपदाएं भी उसको हम कहते हैं, एक शब्द दिया हम लोगों ने, सप्त संपदाएं। भू संपदा, जिससे सब होता है, जननी है, जन्मभूमि। भू संपदा, जल संपदा, जीव संपदा, वन संपदा, गो संपदा, ऊर्जा संपदा और जन संपदा। ये वहां का वेल्थ है। क्या हमारा नजरिया इस प्रकार से बनता है? क्या हम वहां इस प्रकार से सोच पाते हैं? क्या इस नजरिए से हम किसी गांव को देखते हैं? क्या जब इस नजरिए से नहीं देखेंगे तो फिर हमको जन संपदा, भू संपदा, संपदा दिखेगी ही नहीं। इनका क्या, फिर हम बात करते हैं वहाँ क्या करना है, कैसे करना है, इस संपदाओं को कैसे हमको इनका संरक्षण करना है, कैसे इनका विकास करना है, इन संपदाओं का विकास करना है, इन संपदाओं का विदोहन नहीं करना है, इनका संरक्षण भी करना है और दोहन करना है, संरक्षण करते हुए, जिसको सतत विकास की अवधारणा में कहा जाता है कि हम भावी पीढ़ी के लिए क्या छोड़ के जाने वाले हैं।
हम अपने लिए सब कुछ करने वाले हैं, अपनी खा के खत्म कर देंगे तो भावी पीढ़ी कैसे जीवित रहेगी। हम भावी पीढ़ी के लिए विकास की संकल्पना लेके चलने की बात करते हैं। सतत विकास की अवधारणा की बात पूरे विश्व की आज कह सकते हैं एक नारा बना हुआ है। ऐसी दशा में जरा सोचने की जरूरत है कि हम गांव में जो संपदाएं हैं उनको कैसे विकसित करने वाले। वहाँ क्या है, वहाँ जरूरत किस प्रकार की है, तो वहाँ जरूरत है तो स्वास्थ्य की, वहाँ जरूरत गांव में कैसा है, स्वावलंबन की, और इनसे ऊपर उठकर संस्कार की। क्या स्वास्थ्य ठीक है, स्वास्थ्य का सब ठीक चल रहा है, क्या स्वावलंबन का लघु कुटीर उद्योग, बहुत सारे उपाय, पशुपालन, तमाम और प्रकार के कृषि और कृषि से जुड़े हुए और भी काम क्या सही चल रहे हैं। ये स्वावलंबन का काम सही चल रहा है। और उससे ज़्यादा मैंने कहा जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में अभी थोड़ा मन के अंदर एक पीड़ा रहती है कि कैसे यहाँ कोऑपरेटिव नहीं सक हैं संस्कार। फिर आगे बात करता हूँ। यहाँ पर अगर हम बात करें तो कौन शक्तियाँ हैं, अगर हम शक्तियों की बात करें तो हम वहाँ देखेंगे एक वहाँ धार्मिक शक्ति भी होती है। वहाँ बात करें तो मातृशक्ति होती है। मातृशक्ति है, माता केवल रोटी बनाने के लिए नहीं है। बहनों ने सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो स्वावलंबन का अभियान पूरे देश में चलाया है, उसके बहुत सारे उदाहरण, समय कम है इसलिए नहीं कर सकता, लेकिन मातृशक्तियाँ जागरण होने का बराबर के हकदार हैं और बराबर की सहभागी हैं। उनकी सहभागिता, युवा शक्ति, गांव के अंदर युवा, स्वच्छ वातावरण में पला युवा, ऊर्जा से ओतप्रोत ऊर्जा से युवा, उस सज्जन शक्तियां बहुत हैं। सज्जन शक्तियां सुसुप्त अवस्था में हैं। संकट इसी बात का है। बार बार हम लोग देश के बारे में जब बात करते हैं तो सज्जन शक्तियों को जगाना पड़ेगा। ज्ञान से परिपूर्ण है लेकिन ज्ञान का विस्तार नहीं करना, लेकिन सज्जन शक्तियां हैं, उन सज्जन शक्तियों को पहचानना। और एक शक्ति है संगठन शक्ति, मिलजुल कर हम काम करेंगे। इन शक्तियों का जागरण करना पड़ेगा। हमने कहा कि उस संपत्तियों को, संपदा है, उसका संरक्षण करना पड़ेगा और इन शक्तियों का जागरण करना पड़ेगा। और हमारे केंद्र क्या होंगे? वो केंद्र हैं धार्मिक केंद्र, विद्यालय केंद्र, और कह सकते हैं जहां हम परस्पर मिलते जुलते हैं, संस्कार केंद्र, मिलन केंद्र। ये हमारे वहाँ के केंद्र होंगे। और इसी प्रकार से अगर हम प्रयास करके गांव को इस नज़रिए से देखने का प्रयास हमने किया तो मुझे लगता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो देश की आत्मा है, रीढ़ है, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे हमारे विकास, और विकास ही नहीं सतत विकास, क्योंकि जब मैं चर्चा करता हूँ तो क्योंकि विश्व के नारों से, विश्व के लक्ष्यों से और विश्व के जो तमाम मानक हैं उससे जब जोड़ के अपने को नहीं देखता हूँ तो हमको या हम लोगों को लोग यही कहते हैं कि ये पिछड़े हुए लोग हैं, रूढ़वादी लोग। इस नाते मुझे ध्यान है कि जब पृथ्वी सम्मेलन हुआ था पहली बार, सब लोगों ने जलवायु को लेकर एक पृथ्वी सम्मेलन जो ब्राज़ील में हुआ 1992, छोटा था लेकिन घटना याद है, चर्चा खूब हुई। सारे मॉडल वहाँ लोग अपने अपने जलवायु के रक्षण के लिए क्या करना है, सब लोग वहाँ अपनी चर्चा कर रहे थे। तमाम प्रकार के पद्धतियाँ, सिस्टम बता रहे थे। हमारे यहाँ कुछ नहीं बताने की जरूरत है। हमारे यहाँ वेदों उपनिषदों के श्लोक को निकाल कर और वहाँ जाकर जब प्रस्तुत किया तो सारे लोगों के बताए गए सूत्र कम पड़ गए और हमने जो बताया वो पूरे विश्व के लिए राह दिखने लगा। फिर लगा कि हम तो भारतीय सब जीते ही हैं, पेड़ पौधों वनस्पतियों में देवी देवता का वास मान लेते हैं, प्रकृति पूजक हैं, प्रकृति। और आज पूरे विश्व के लिए चैलेंज बना हुआ है कि प्रकृति का रक्षण होना चाहिए। ये सारा संस्कार हमारे अपने रगों में है,
हर ग्रामीण भारतवासियों के, हर भारतीय के मन में है। फिर संकट आया कहाँ से? वही स्वजग सो गया, वही स्वावलंबन, वही स्वदेशी, वही स्वजागरण, वही अभिमान खो गया। और यही स्व जगा तो हम फिर जगेंगे और पूरे विश्व का सिरमौर बनेंगे। पक्का बनने वाले हैं, लेकिन जो शर्त है वो शर्त भी पूरी करनी पड़ेगी। स्व को जगाना ही पड़ेगा, अन्यथा हम ऐसे जगने वाले नहीं। कहते हैं तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। तन मन जीवन धन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। लेकिन अगली लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है, समझना है। अपनी मेहनत से इस जग में हम सिरमौर कहलाएंगे, दूसरे का नहीं, अपना स्वदेशी, अपना गांव और अपना ग्रामीण कह सकते हैं समाज, इसकी मेहनत से हम फिर सिरमौर कहलाएंगे। यह तय है और ये होगा ही, ये भी तय है। लेकिन हमको अपने को ऐसा नहीं समझना है कि हम विश्व की विकास की यात्रा में हम दूसरे किसी राह में चलने वाले लोग हैं। नहीं, हम विश्व की विकास यात्रा में, और उसका नाम विश्व के लोगों ने लिया है। चलो ठीक है, कोई नाम दे दो, चलेगा। और नाम दिया सतत विकास की यात्रा, सतत विकास का लक्ष्य 17 लक्ष्य 169 उसके उपलक्ष्य तय कर दिया। और 2015 से लेकर 2030 तक सभी राष्ट्रों को ये अपने यहाँ लागू करना है। ये तो हमारे यहाँ लागू होता ही था, थोड़े भूले भटके हैं और इस यात्रा में हम चलते ही रहते हैं। बस केवल सुस्ता अवस्था से निकलकर पुनः जागरण अपने को करना है, जागृत होना है। मुझे लगता है कि सतत विकास की यात्रा में, यानी जो भावी पीढ़ी के लिए हम छोड़ के जाने वाले हैं, जो हम पूरे विश्व में आगे कैसा चलने वाला है उसके लिए छोड़ के जाने वाले हैं, उसके लिए हम अपने को तैयार कर लें। और वो तैयारी हमारी स्वदेशी से, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से ही संभव है, ऐसा मुझे लगता है। इस नाते ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे देश में जो कृषक हैं, बहुत सारे जो कह सकते हैं कृषि वैज्ञानिक हैं, सब ने बहुत सारे मॉडल बताए। थोड़ी सी हमको बस उसको अपने मन के अंदर स्व को जगा लेना है और अपने अभ्यास मिलाना है। कौशल युक्त बनकर इनोवेटिव भी बनना है, युगानुकूल बनना है। ऐसा करके हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व के लिए एक कह सकते हैं रोल मॉडल बना के दिखाने वाले हैं भारतवर्ष के लोग, ऐसा मुझे लगता है। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो अभी कुछ चल रहा है, अच्छा और चलेगा, ऐसा विश्वास करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। और आशा करता हूँ कि ये स्वदेशी जागरण मंच ने मुझे अवसर दिया कि मैं अपनी मन की बात और कह सकते हैं अपने जो आसपास परिदृश्य में मैंने जो महसूस किया है, और क्योंकि आंकड़े बहुत नहीं प्रस्तुत करता, आंकड़े बहुत है ही हैं, सबके पास हैं। सूचना के युग में सबके पास बहुत आंकड़े हैं। थोड़ा जो मन की बात थी तो मैंने आपसे ये शेयर किया है, आपसे बातचीत की है। मुझे लगता है कि स्वदेशी जागरण मंच के लोगों ने जो मुझे अवसर दिया है उसके लिए उन्हें बहुत आभार है। और जो साथी मुझे सुन पा रहे हैं उनसे बस यही है कि निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। यही बात ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।